300 साल पहले डॉन फ्रीक्स, जो कि एंसेस्टर है ऑफ गॉन, वो पहला इंसान बनता है जो कि नोन वर्ल्ड से डार्क कॉन्टिनेंट के लिए गया और उसने एक बुक भी लिखी। डार्क कॉन्टिनेंट इतना भयानक है कि इवन मरियम भी यहाँ के रियल स्पीसीज के आगे भी फीका लगेगा, क्योंकि आज तक ह्यूमैनिटी ने यहाँ पर 149 टाइम्स जाने का ट्राई करा है और इनमें से बस 5 बार ही लोग रिटर्न हो पाए हैं। इन टोटल 7500 लोगों ने अटेम्प्ट करा था कि वो डार्क कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करें और इस 7000 लोगों में बस 3 लोग ऐसे थे जो कि रिटर्न हो पाए अपने नॉर्मल लाइफ के लिए। इस चीज को हम काफी ज्यादा एक्सेप्शनल इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि सर्वाइवर्स थे नेटेरो के बेटे और नेटेरो खुद। कहा जाता है कि ये कुछ नए चैलेंज देखने के लिए डार्क कॉन्टिनेंट 90 इयर्स पहले गए थे और यहाँ पे जब इन्होंने चीजों को देखा तो न्यू कि वो कंप्लीटली डूम्ड है। दैट्स द रीजन कि आगे जाके हंटर की वर्ल्ड डार्क कॉन्टिनेंट के एक्सप्लोरेशन को बैन करती है, क्योंकि उनका मानना था कि डार्क कॉन्टिनेंट में ऐसी चीजें हैं जिससे लिटरली ये पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। नाउ इवन नेटेरो के केस में भी ये कहा जाता है कि वो डार्क कॉन्टिनेंट इसीलिए सरवाइव कर गया था क्योंकि उसकी मुलाकात हो गई थी डॉन फ्रीक्स से, और यही वो टाइम था जब पहली बार रियलाइज करा गया कि आखिर ह्यूमंस असल में कितने वीक है। अगर हम लॉजिकली सोचे तो ऐसे भालू को तंग ही क्यों करना जो कि काफी ज्यादा खूंखार होगा। इसी चीज की वजह से एक क्वेश्चन आता है कि आखिर दिन डार्क कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर ही क्यों करना अगर ये इतना खूंखार है तो। इस चीज का एक काफी बढ़िया आंसर हो सकता है अगर हम एक थ्योरी में बिलीव करें तो। क्या हो अगर इंसान आज पहली बार डार्क कॉन्टिनेंट नहीं जा रहे हो सकता है कि ह्यूमैनिटी डार्क कॉन्टिनेंट से ही एक भागी हुई स्पीसीज है। अगर हम एरिया वाइज भी कंपेयर करें तो हमारी वर्ल्ड जस्ट एक छोटी सी जगह है जो कि लेक मोबियस के अंदर है। इन अ नटशेल जो भी आज तक हंटर के वर्ल्ड में हुआ है, गॉन की स्टोरी, किलुआ की स्टोरी, वो सारी चीज टेक प्लेस करती है एक छोटे से एरिया में जो कि पूरे वर्ल्ड का हिस्सा है। टेक्निकली इससे एक सवाल ये उठता है कि अगर क्राइमेरा एंट डार्क कॉन्टिनेंट के हिसाब से जस्ट एक बी रैंक बीइंग्स है, देन इसके हिसाब से लॉजिकली तो ये बनता है ना कि टेक्निकली हमारी नोन वर्ल्ड को तो काफी ज्यादा अफेक्ट होना चाहिए था डार्क कॉन्टिनेंट से, और भी कई बीइंग्स देखने चाहिए थे हमें डार्क कॉन्टिनेंट के। आखिर हंटर में डार्क कॉन्टिनेंट के बीइंग्स हमें आके क्यों नहीं अटैक करते? इसी चीज का जवाब हमें हंटर का मांगा बिल्कुल बेखूबी से देता है। कहा गया है कि डार्क कॉन्टिनेंट में जाने से पहले उन्हें एक गेट कीपर मिलता है और बेसिकली उनके बिना ट्रैवल करना बिल्कुल नामुमकिन है। ये सिंबलाइज करता है कि ये गेट कीपर एज अ बैरियर की तरह काम करते हैं इस हंटर के वर्ल्ड में। ये भी कहा गया है कि वो एक नैन बीस्ट को समन करते हैं जो कि उन्हें आगे डार्क कॉन्टिनेंट के पैथ में गाइड करता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई ग्रुप समहाउ इस डार्क कॉन्टिनेंट को सरवाइव करके वापस लौटती है, देन यही गाइड उन्हें ये फोर्स करते हैं कि वो एक वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट को वापस अपने नोन वर्ल्ड में लेके जाए। नाउ एग्जैक्टली हमें ये नहीं पता कि आखिर ये गाइड ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये इसलिए है क्योंकि ये गेटकीपर उन्हें ये याद दिलाना चाहते हैं कि आखिर वो डार्क कॉन्टिनेंट में घुस के आए थे। ह्यूमंस को तो यहाँ पे कभी होना ही नहीं चाहिए था। ये काइंड ऑफ एक प्राइस की तरह एक्ट करता है सिंस ह्यूमंस ने एक फॉरबिडन लैंड को एक्सेस करा था। However, लेकिन नेटेरो के फॉरबिडन के बाद भी ह्यूमंस ने कई बार ट्राई करा है कि वो अगेन डार्क कॉन्टिनेंट में जाए, और इसका डायरेक्टली प्राइमरी रीजन रहा है ह्यूमंस का ग्रीड, क्योंकि डार्क कॉन्टिनेंट कुछ ऐसे चीजों को ऑफर करता है जो कि नॉर्मल वर्ल्ड सोच भी नहीं सकती। दैट्स द रीजन कि इन्हीं क्यूरियोसिटी और अंधे धन के लालच के लिए हर बार जब भी यहाँ पे मौका मिला है उन्होंने डार्क कॉन्टिनेंट ट्रैवल करने का ट्राई करा है। डॉन फ्रीक्स खुद भी 300 साल पहले इस डार्क कॉन्टिनेंट में गया था और डार्क कॉन्टिनेंट के थ्रेट को देखते हुए उसने आगे जाके हंटर एसोसिएशन को एस्टैब्लिश करा। नाउ डॉन फ्रीक्स ने क्या देखा और क्या नहीं देखा, उसकी बुक क्या है, इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बेसिकली इन अ ब्रीफ मैनर वो ये सारी चीजें इसलिए कर रहा है ताकि वो ह्यूमंस को स्ट्रॉन्ग बना सके, ताकि ह्यूमंस एक टाइम बाद स्ट्रॉन्ग इनफ बन जाए कि वो यहाँ पे खुद ही अकेले एक्सप्लोर कर सके। दैट इज द रीजन कि आज भी डॉन फ्रीक्स डार्क कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करता है, उनके एजेस को एक्सप्लोर करता है और अपने
बुक में डिटेल्स को मेंशन करता है कि आखिर डार्क कॉन्टिनेंट का पूरा ज्योग्राफी क्या है। नाउ सिंस तुम्हें पता है कि डार्क कॉन्टिनेंट क्या है और ये कहां पे एग्जिस्ट करता है, लेट्स टेक अ लुक कि आखिर कितने बार ह्यूमंस ने यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रैवल करा है। सबसे पहले बार ह्यूमंस ने नॉर्थ ईस्ट की तरफ ट्रैवल करा था। वो ग्रुप जो कि यहाँ पे जाके ट्रैवल करती है उनका नाम था बर्गरोसी यूनियन। ये ग्रुप यहाँ पे एक अनजान पत्थर को ढूंढने आए थे। बाद में इस पत्थर का नाम हमें मूजिन सीकी भी बताया गया है। ये पत्थर सपोजली एक पहाड़ी इलाके में था। सपोजली इस पत्थर की सबसे खास बात ये थी कि जब इसे पानी के नीचे डुबाया जाता देन ये 20,000 किलोवाट्स तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता था। फॉर एक इंफॉर्मेशन के लिए एक अमेरिकन हाउस होल्ड पूरे साल में 10,600 किलोवाट तक की इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। नाउ अब शायद से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि आखिर क्यों ह्यूमैनिटी बार बार ट्राई करती है कि वो डार्क कॉन्टिनेंट जाए डिस्पाइट इतने सारे रिस्क के। डार्क कॉन्टिनेंट का कॉन्टेक्स्ट और भी डेंजरस बन जाता है जब हमें पता चलता है कि आखिर इन पहाड़ों के बीच में था क्या। हमें बताया गया है कि मूजिन सीकी जिस जगह में थी वहां पे एक पैप नाम का क्रिएचर भी रहता था जो कि ह्यूमंस को एज अ पेट रखने में एंजॉय करता। हंटर एसोसिएशन आगे जाके इस बीस्ट को एक ए रैंक थ्रेट बताती है और इनफैक्ट क्राइमेरा एंट्स जिसने वर्ल्ड को ऑलमोस्ट टेक ओवर किया था वो खुद ही बी के थे। पैप ह्यूमंस को पेट बनाने से पहले एक डॉल लाइफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता और उनके सर में एक एंटीना जैसी चीज आ जाती। ये वायरस ह्यूमन को प्लेजर देते रहती जब तक उनके अंदर का लाइफ फोर्स खत्म नहीं हो जाता। बर्गरोसी अपने 1000 लोगों के साथ इस पहाड़ी एरिया में आए थे और इनमें से बस 7 लोग ऐसे थे जो कि वापस लेक मोबियस में लौट पाए। इन 7 लोगों के लौटने के बावजूद इन्हें काइंड ऑफ नॉर्मल एनवायरनमेंट में वापस से जाने से मना कर दिया गया सिंस ये अब नॉर्मल एनवायरनमेंट के लिए वापस से फिट ही नहीं थे। इन 7 लोगों के बॉडी को आज भी इंटरनेशनल परमिट एजेंसी अपने बेसमेंट में रखती है। नाउ एज यूजुअल हर एक सक्सेसफुल वॉयज के बाद ह्यूमैनिटी फोर्स होती है कि एक कैलेमिटी को वो अपने वापस से दुनिया में लेके आए। ये काइंड ऑफ एक ड्यूटी की तरह है जो कि तुम बाद में जाके नोटिस करोगे। ह्यूमंस जब भी सक्सेसफुली डार्क कॉन्टिनेंट से निकलती है वो उसी कैलेमिटी को वापस से लेके आती है जिनको उन्होंने सरवाइव करा था। ये बेसिकली एक कर्स की तरह है जो कि हमें गाइड देती है सिंस हमने एक फॉरबिडन लैंड को एक्सेस करा। दूसरी ग्रुप का नाम है फेडरेशन ऑफ ओचिमा जो कि साउथ ईस्टर्न डार्क कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करती है अपने 1100 एलीट मेंबर्स के साथ। इस ग्रुप का प्राइमरी मोटिव ये था कि वो वहां पे जाके नाइट्रो राइस को गेन करे सिंस ये नाइट्रो राइस तुम्हारे हेल्थ को अननेचुरली ग्रो कर देगा। लेकिन जस्ट लाइक पिछले ग्रुप की तरह ही 99% ऑफ लोग यहाँ पे मारे जाते हैं। कहा गया है कि ये ग्रुप यहाँ पे फेस करती है एक हेलबेल नाम के एक स्नेक क्रिएचर को। हेलबेल इस क्रिएचर के पास पावर ये रहती है कि ये कुछ ऐसे गैस को छोड़ती है जिसके चलते हर एक ग्रुप अपने ही अगेंस्ट टर्न हो जाता है। लोग अपने ही बीच में पागलों की तरह लड़ने लगते हैं। जिंग इस थ्रेट को टेक्निकली एक बी टियर थ्रेट मानता है एज सेम एज क्राइमेरा एंट्स, लेकिन अभी के चेयरमैन सीडल के हिसाब से ये काफी ज्यादा डेंजरस है, देयरफॉर वो उसे एक ए टियर थ्रेट मानती है नॉट ए बी टियर। सीडल के हिसाब से ये होमोसाइडल डिजायर्स कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को एक लॉन्ग रन में और भी ज्यादा डैमेज करेगी। भले ही ये फिजिकली अटैक नहीं करती लेकिन फिर भी जो अमाउंट ऑफ थ्रेट जो ये चीज लेके आती है ये काफी ज्यादा मैसिव है। ये हेट्रेड के साइकिल को जन्म देते रहती है जब तक ऑलमोस्ट सारे लोग ही नहीं मारे जाते। हेलबेल लिटरली ह्यूमंस की ग्रीड को बूस्ट अप करके पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन ही कराने की ताकत रखती है। तीसरी ग्रुप जो कि ट्रैवल करती है वो है मिम्बो रिपब्लिक। मिम्बो रिपब्लिक का प्राइमरी गोल ये था कि वो ये ट्रिनिटी एलिक्सर को हासिल करे। इसे लिटरली मदर सोल्यूशन ऑफ ऑल लिक्विड भी कहा जाता है। मिम्बो रिपब्लिक साउथ ईस्ट की तरफ ट्रैवल करती है और इस ट्रैवल में उन्हें मिलता है एक क्रिएचर जिसका नाम है आई। दिखाया गया है कि आई की जो बॉडी है वो थोड़ी सी गैस टाइप बॉडी है और वो थोड़ा सा अजीब दिखता है। लेकिन इवन दो हमें आई के बारे में कुछ नहीं पता, आई को एज एक ए क्लास थ्रेट क्लासिफाई किया गया है। नाउ फॉर द इंफॉर्मेशन, नॉट ओनली मिम्बो रिपब्लिक इस मिशन में फेल हुई थी, वो इनफैक्ट बस 3 सर्वाइवर्स के साथ लौटे थे। लेकिन सबसे डिफरेंट टाइप ऑफ वॉयज में जो गया था वो थे कोकान्यू एम्पायर, जिसे नन अदर देन बियॉन्ड नेटेरो ने लीड करा था। इस टीम का प्राइमरी मिशन ये था कि वो साउथ ऑफ द डार्क कॉन्टिनेंट जाए और एक प्लांट को लेके आया जिसका नाम था मेटालियन प्लांट। मेटालियन प्लांट को हमें बिल्कुल एक फिलोसोफर स्टोन की तरह कहा गया है, वो किसी भी आइटम्स के फंक्शंस को रिप्लेस कर सकता है। ये टीम सक्सेसफुली इस प्लांट को वापस लेके आती है लेकिन इनके साथ गाइड भेजता है जोबे को।
इस ट्रिप के बाद 6 लोग वापस आते हैं, लेकिन वन ऑफ द सर्वाइवर शिकार हो चुका था ज़ोबे का। ज़ोबे एक इमोर्टैलिटी डिजीज है। जब कोई ज़ोबे का शिकार होता है देन वो काइंड ऑफ अपने आप को ही सेल्फ सफिशिएंट रख सकता है, अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। उसे कोई नॉर्मल फूड की जरूरत नहीं होती, लेकिन इन दिस प्रोसेस वो अपने आप को ही खाता है। इस डिजीज में ऑफ कोर्स एक नॉर्मल इंसान अपने सैनिटी को खो देता है और उसकी स्किन काफी ज्यादा डार्क हो जाती है। हंटर हंटर के वर्ल्ड में अभी तक इस चीज का कोई इलाज नहीं है, देयरफॉर इस डिजीज को एक बी टियर थ्रेट बोलते हुए। नाउ सबसे ज्यादा सस्पिशियस बात यह है कि वेट अ मिनट, बियॉन्ड इन 6 लोगों के साथ जाता है और 6 अब अनफिट हो चुके हैं कि वर्ल्ड में सरवाइव करे या फिर मारे जाते हैं। येट बियॉन्ड अकेला हेल्दी इंसान है और फिर वो इंसान है जो कि सारे स्टोरीज को कह रहा है। इट ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक कि बियॉन्ड के पास एक प्लान था, सिंस वो नेटेरो का बेटा है एंड देन उसके पास कई टॉप सीक्रेट्स थे जब वो बड़ा हो रहा था। फर्दरमोर इसी चीज के बाद ही नेटेरो यहाँ पे डार्क कॉन्टिनेंट के एक्सप्लोरेशन पे बैन लगाता है और स्पेशली अपने बेटे पे। और इसी चीज पे कहीं ना कहीं पूरी कम्युनिटी कंफ्यूज है कि आखिर बियॉन्ड ने ऐसा डार्क कॉन्टिनेंट में क्या किया कि एट द एंड ऑफ द डे उसे बैन ही करना पड़ा। वेल थ्योरी ये कहती है कि जब बियॉन्ड सदर्न पार्ट में गया उसने क्राइमेरा एंट को भी उठाया अलोंग साइड विद दिस प्लांट। ये स्टेटेड है कि पिछले 30 सालों से बियॉन्ड यहाँ पे काकीन में है। काइट हमें इनिशियली ये भी कह रहा था कि काकीन काफी ज्यादा सस्पेक्टेड है फॉर क्राइमेरा एंट्स। नाउ सिंस वो कुकानियो में यहाँ पे क्राइमेरा एंट्स को लेके आया था और वो एफिलिएटेड था विद काकीन, देन कहीं ना कहीं ये सारी चीज को एक्सप्लेन करता है कि आखिर काकीन में क्यों हमें क्राइमेरा एंट्स देखने को मिले हैं। इनफैक्ट चैप्टर 401 के रेवलेशन के बाद कि वो शायद से बायोकेमिकल एक वेपन बना रहा है पूरे आर्मी के साथ मिलकर, ये चीज बियॉन्ड नेटेरो को काफी ज्यादा सस्पिशियस कैरेक्टर बनाती है। ये हमें लेके आती है हमारे नेक्स्ट वॉयज में, जिसको करा गया था बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सहारता। सहारता की ग्रुप डार्क कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न हिस्से को एक्सप्लोर करती है, जहां पे उन्हें एक सिटी की रूइंस मिलते हैं, जो कि यह सिंबलाइज करता है कि हो सकता है कि डार्क कॉन्टिनेंट में किसी जमाने में लोग रहते थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सहारता का प्राइमरी मिशन ये था कि वो एक ऐसे हर्ब को ढूंढे जो कि किसी भी इलनेस को ठीक कर सकता हो। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सहारता यही सोच के गई होगी कि अगर उनके पास कुछ ऐसा मेडिसिन होगा जो कि किसी भी चीज को ठीक कर सकती है, देन वो पूरे वर्ल्ड में मोनोपोलाइज कर सकती है चीजों को, तो वो पूरे वर्ल्ड से काफी ज्यादा इकोनॉमिक गेन करते हुए। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सहारता को ये पर्टिकुलर प्लांट मिला भी था, बट अनफॉर्चुनेटली उनका सामना हुआ एक गार्डियन से जिसका नाम था ब्रियान। ब्रियान की वजह से ऑलमोस्ट पूरी ग्रुप मारी गई और फिर उन्हें रिट्रीट करना पड़ा। अनलाइक डार्क कॉन्टिनेंट के दूसरे थ्रेट की तरह हमें पता है कि आखिर ब्रियान कैसा दिखता है। फैक्ट दैट बाद में जाके गाइड यहाँ पे सर्वाइवर्स को ये फोर्स करते हैं कि वो ब्रियान को अपने वर्ल्ड में लेके जाए। ब्रियान को क्लासिफाई किया है एज ए बी लेवल थ्रेट। ये सारी चीज हमें लेके आती है अभी के करंट आर्क में, जहां पे लिटरली ब्लैक व्हेल में सवार होकर पूरी कंट्री डार्क कॉन्टिनेंट की तरफ जा रही है एंड इस पूरे सफर को लीड करता हुआ है बियॉन्ड नेटेरो। वेल अगर तुम चाहते हो कि तुम जानो कि अभी हंटर हंटर में क्या चल रहा है और फिर ये अभी की करंट काकीन आर्क कहां पे जा रही है, क्यों ना तुम हमारा एक पिछला वीडियो जाके देखो जो कि ब्रीफली एक्सप्लेन करता है सारी चीजों को। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।